वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, प्री का हिस्ट्री पोर्शन, और इस बार 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग regions was Dhanya Katka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangika located. इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये आंध्र प्रदेश में है। इसी को अमरावती भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टाउन है ये, और ये सातवाहन राजाओं का कैपिटल हुआ करता था। कई इंस्क्रिप्शंस में इसकी चर्चा है। 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd 3rd सेंचुरी एडी तक का जो पीरियड है उसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट यहाँ किए गए। इसको धरनी कोटा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, स्तूपा भी हैं। जब सातवाहन राजाओं का पतन हो गया उसके बाद इस शहर का इम्पॉर्टेंस धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नॉर्मली जो भी ये स्टेटमेंट है स्तूपा से जुड़ा हुआ है। पूछ रहा है कि इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है, The concept of स्तूपा is a Buddhist in origin, यह स्टेटमेंट बहुत सही नहीं लगता है, इसलिए कि स्तूपा इज ए प्री बुद्धिस्ट कंसेप्ट इन विच श्रमणाज वेयर बरीड इन ए सीटेड पोजिशन एंड इट वॉज कॉल्ड चैत्या। और ओरिजिनली स्तूपा वर सिंपल माउंट्स ऑफ अर्थ or stones that served as a commemorative markers for important event of burial sites। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, अगर इसके बारे में हम कहें तो one of the primary function of stupa is to serve as a repository of relics। अब ये relics क्या होता है? relics जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बुद्धा से एसोसिएटेड हैं, जैसे उनका कुछ फिजिकल रिमेन हो, पर्सनल बिलोंगिंग हो, कुछ ऐसे आइटम्स जो उनसे जुड़े हुए हैं। दे आर कंसिडर्ड सैक्रेड एंड होल्ड ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन बुद्धिज्म। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। स्तूपा का बुद्धिज्म में बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थान है। स्तूपाज आर ऑफन बिल्ड एज एक्ट्स ऑफ डिवोशन and as offerings to the Buddha or other enlightened beings. Stupa are also constructed to commemorate significant events, individuals or historical sites। इसमें जो पोर्ट्स हैं, चोला के टाइम में पुहार बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्ट था। उसको कावेरी पत्तनम और पुम पुहार भी कहा जाता था। जो कारकोई है वो पांड्या के टाइम में बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्ट था। और चेरा के टाइम में ये जो मुचीरी है ये तो इम्पोर्टेंट था ही, एक और इम्पोर्टेंट पोर्ट था तोंडी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, उन्हीं के बारे में दिया गया है। कोरकोई एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट और जैन सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे स्पेसीज, टेक्सटाइल, पर्ल्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। 4th स्टेटमेंट,
जो पुंपुहार है, जिसको कावेरी पत्तनम के नाम से भी अब जाना जाता है, ये कावेरी रिवर के किनारे है, उसी के बैंक पे है और तमिलनाडु में है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ड्यूरिंग द संगम पीरियड and played a vital role in maritime trade, especially in the export of goods like pearls, textiles, spices. यह तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल और लिटरेचर का सेंटर भी रहा है। एक जो मुचरी को यहाँ मेंशन किया गया है, मुचरी को ही मुजाइरिस के नाम से भी जाना जाता था, और ये केरला में है वर्तमान समय में। और यह भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था इंडियन ओशन में, एंशिएंट पीरियड में, इवन मेडिवल पीरियड में भी इसका इम्पोर्टेंस था। यहाँ से पेपर, अदर स्पाइसेज एक्सपोर्ट किए जाते थे, एंड इट वाज आल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ हिंदुइज्म एंड जैन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें एक वर्ड दिया गया है वट्टा किरुट्टल, इसी के बारे में बताना है। इट वाज रेफर्ड टू अ रिचुअलिस्टिक डेथ practiced among the ancient Tamil kings in the Sangam age. It involves a defeated king deliberately starving himself to death while facing north. And facing north always symbolized a refusal to surrender or turn their back on their honor. This practice was a way to maintain their dignity and uphold their warrior code of honor, even the face of defeat. तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन था संगम पीरियड में, जो नॉर्थ की तरफ फेस करने की परंपरा थी। वो एक डेलिबरेट एक्ट था। नॉर्थ इज कंसीडर्ड the direction of a deity who is believed to be a protector. इसलिए नॉर्थ की तरफ फेस करके ही इस इवेंट को या इस ट्रेडिशन को किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 में 4 राजवंशों के बारे में दिया गया है और पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन अर्ली 8th century AD। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इसमें से कोई भी 8th century AD में डायनेस्टी एस्टैब्लिश नहीं किया था। होयसल एम्पायर जो है वो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक था। गढ़वाला डायनेस्टी 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी था। काकतीय डायनेस्टी 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक था। और यादव जो देवगिरी के थे वो 12वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश किया था। इसलिए इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ऑप्शन डी नन इसका सही आंसर होगा। जो यादव किंगडम है वो सिम्हा सेकेंड के टाइम में अपने एपेक्स पर था एंड फ्लोरिश्ड अंटिल द अर्ली 14th century. Even it was annexed by the खिलजी डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी डायनेस्टी है वो 1308 ईस्वी में कब्जा कर लिया था देवगिरी के यादवों पर। तो मेडिवल पीरियड में इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये नर्मदा नदी के नॉर्थ में और तुंगभद्रा के साउथ में था। जो वेस्टर्न डेक्कन का पार्ट है वहीं पर यादव डायनेस्टी था। जो काकतीय है, काकतीय डायनेस्टी जो है वो मोस्टली ईस्टर्न डेक्कन का जो पार्ट है वहाँ रूल करता था। जो आजकल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और कर्नाटका का थोड़ा सा पार्ट
नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड सदर्न उड़ीसा का जो पार्ट है वो इसके अंतर्गत आता था। इसका जो कैपिटल है आजकल जो वारंगल है वही इसका कैपिटल हुआ करता था। जो कहरडवाला डायनेस्टी है यह भी मेडिवल इंडिया में बड़ा इम्पोर्टेंट इसका रोल था, और ये प्रेजेंट जो उत्तर प्रदेश है वहीं इनका शासन था। दिस डायनेस्टी प्लेड significant role in the political and cultural history of that particular area. होयसल डायनेस्टी जो है उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक उसका शासन था, और इनका जो कैपिटल था वो बेलूर था पहले, और बाद में कैपिटल इनका मूव कर दिया इन लोगों ने, या यहाँ के जो राजा थे, और कैपिटल हालेबीडु में इनका कैपिटल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और उसके ऑथर के बारे में पूछा गया है, और ऑथर के बारे में जानकारी दी गई है। और क्वेश्चन जो पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच, तो इसमें से 2 पेयर करेक्टली मैच हैं। अब जो पहला पेयर है देवी चंद्रगुप्तम, ये करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए कि देवी चंद्रगुप्तम जो है वो एक संस्कृत में लिखा हुआ प्ले है जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, बिल्हन ने नहीं लिखा था। यह एक स्टोरी है। गुप्ता राजा जो थे रामगुप्त, जिन्होंने सरेंडर करने को डिसाइड किया, युद्ध में हार गए शकों से और सरेंडर किया अपनी रानी ध्रुव देवी को, और बाद में उनका भाई जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे या चंद्रगुप्त द्वितीय, वो एक महिला के वेश में जाते हैं, या यूँ कहें कि ध्रुव देवी का वेश बनाकर जाते हैं और शक राजा को पराजित करते हैं। तो ये कहानी इसमें है देवी चंद्रगुप्तम में, और इसके राइटर जो हैं वो विल्हन नहीं है बल्कि विशाख दत्त हैं। जो दूसरा बुक है उस हमीरा महाकाव्य, तो ये हमीरा महाकाव्य जो है वो न्यायचंद सूरी के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये करेक्टली मैच है। ये 15वीं शताब्दी में एक संस्कृत एपिक पोएम है, और न्यायचंद सूरी जो थे वो एक जैन स्कॉलर थे। बेसिकली इट इज़ अ लीजेंडरी बायोग्राफी ऑफ द 13th सेंचुरी चहमाना किंग हमीरा। हमीर जो एक चहमान राजा थे उनकी बायोग्राफी की तरह ये लिखा गया है। जो ऑप्शन 3 है मिलिंद पन्नो, ये भी इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि मिलिंद पन्नो ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंद और द डिबेट ऑफ किंग मिलिंदा, ये एक फेमस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है रिटन बाई नागसेना। ये नागसेना के द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया नहीं है। दिस इज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ थेरवादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। इट इज ए डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मेनांडर I, जिसको मिलिंद पाली में कहा गया है, उसका रियल नेम मिनांडर था, एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। तो नागसेना और मिनांडर के बीच में जो एक डिबेट हुआ था उसकी चर्चा इस बुक में लिखी गई है, और मिलिंद पन्नो का मतलब ही होता है मिलिंद के प्रश्न। जो चौथा ऑप्शन है वो भी करेक्टली मैच है। नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी के द्वारा ही लिखा गया है। ये सोमदेव सूरी जो है वो एक जैन मॉन्क थे। 10वीं शताब्दी में सोमदेव सूरी जो है वो नीति वाक्यामृत लिखते हैं। इट इज अ नेक्टर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटी, अ ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट। ये बुक जो है वो ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 में एक स्टेटमेंट दिया गया है, और बताना ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। जैन धर्म जो है
वो बिलीव करता है कि प्लांट में, एनिमल में, नॉन लिविंग थिंग्स में भी, जैसे वायु में, जल में भी सोल होते हैं, उसी तरह से जैसे कि ह्यूमन बीइंग में आत्मा होती है। तो इस चीज़ को ये बताता है। तो ये स्टेटमेंट जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन रिलीजन बिलीव इन reincarnation, the cycle of birth, death and rebirth is determined by one's karma. जैन धर्म का मानना है कि अगर आपका कर्मा बैड है, बुरा है, तो ये आपको हार्म पहुंचाता है, और बुरे कर्म को अवॉइड करने के लिए अहिंसा को अपनाना आवश्यक है। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ नॉन वायलेंस बहुत ही आवश्यक है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में जो सवाल है वो पूछ रहा है कि कौन सा राजा था जो तुंगभद्रा नदी पर एक डैम बनवाया था। तो बेसिकली इसका आंसर देवराय वन है, जो विजयनगर साम्राज्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण राजा था, जिसने कैनल कम एक्वेडक्ट तुंगभद्रा नदी पर बनवाया था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1410 ईस्वी में हुई थी, ताकि जो इरिगेशनल मेजर है या इरिगेशन की सुविधा प्राप्त हो सके। कैपिटल सिटी और उसके सराउंडिंग एरिया में इरिगेशन की सुविधा को डेवलप करने के लिए ये डैम बनाया गया था। देवराय वन जो है, ही रिकॉग्नाइज द नीड for improved water management and oversaw the construction of the dam. इस प्रोजेक्ट से जल की सुविधा तो प्राप्त हुई ही, इरिगेशन की सुविधा भी प्राप्त हुई, और विजयनगर के प्रॉस्पेरिटी को इसने डेवलप किया। विजयनगर ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ। क्वेश्चन नंबर 49। ये 49 जो है वो Who among the following ruler of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है वो गुजरात का सुल्तान था। उसने दीव पुर्तगीज लोगों को 1535 में दिया। He signed a treaty with the Portuguese in exchange for their military assistance against the Mughal Empire. This particular act marked the establishment of Portuguese foothold in that particular area. बहादुर शाह जो है वो ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया था पुर्तगीज के साथ, और इसी ट्रीटी के तहत ये दीव का जो क्षेत्र है वो पुर्तगीज को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कुछ एक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें कहता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन है डी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी के रूप में बदल दिया गया। बहुत सारी बातें इसमें हुई जो मैं पहले वीडियो बनाया हूँ, उसमें चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बहुत सारी बातें मैं बतलाया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। दिस वाज crucial step toward the consolidation of British control in India, and Lord William Bentinck was the first Governor General of India. The Governor General of India was vested with all civil and military power, effectively making him the supreme administrator in British India. क्वेश्चन नंबर 81 में कुछ लोगों के नाम मेंशन किए गए हैं और पूछता है कि ये लोग जो हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये जितने भी लोग हैं सभी आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
जो पहले हैं अलेक्जेंडर री, ही वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वर्कड मेनली इन साउथ इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सदर्न पार्ट था वहाँ इन्होंने काम किया, और पल्लावरम जो तमिलनाडु में क्षेत्र है वहाँ इनका महत्वपूर्ण योगदान है। रॉबर्ट सीवेल ये 1845 से 1925 तक यहाँ रहे और एज ए आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने काम किया। वो सिविल सर्विस में भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में सीवेल undertook archaeological work at the Buddhist stupa at Amravati. अमरावती बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, वहीं इन्होंने काम किया। इनके पहले भी अमरावती में कोलिन मैकेंजी और वाल्टर इलियट ने काम किया था। जेम्स Burgess, he was the founder of the Indian Antiquary in 1872 and an important archaeologist of British India in the 19th century. वो डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 82, ये कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं ये पूछ रहा है, और पूछता है कि इसमें से कितने पेयर सही हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसमें से 2 पेयर सही है और 1 पेयर गलत है। जो पहला पेयर है वो सही नहीं है। बेशनगर को जो सैवाइट केव श्राइन से जोड़ा गया है, बेसिकली वो सैवाइट नहीं था, बेशनगर को ही विदिशा के नाम से भी जाना जाता है, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यहाँ हेलियोडोरस पिलर है। ये हेलियोडोरस पिलर जो है वो गॉड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, और इसे ग्रीक जो एक राजा था हेलियोडोरस, उसने इसको बनाया था। ही अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड बिकेम अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड विष्णु। टुडे the pillar is worshipped by the local people as Khamba Baba, and so the Besnagar site is well known for Vaishnavite sect, not Saivite sect. जो भाजा है, भाजा केव जो है, यहाँ 22 रॉक कट केव प्राप्त हुए हैं। ये 2nd सेंचुरी BC में बनाए गए हैं। these caves are also known as Bhaje Caves and is located in Pune district near Lonavala, Maharashtra. ये केव जो है वो हीनयान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जो तीसरा है सीतानवासल केव जो है वो पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ है। और यहाँ जैन केव प्राप्त हुए हैं। ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। इन एंशिएंट डेज द जैन मॉन्क्स यूज्ड टू लिव इन पर्टिकुलर केव एंड परफॉर्म देयर एस्थेटिक लाइफ। दे पॉलिश्ड द हिल फॉर द पर्पस ऑफ पूजाज। तो जो 3rd ऑप्शन है वो भी करेक्टली मैच है। तो बेसनगर वाला इनकरेक्ट है, भाजा और 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 में भी फिर मैच करना है। बहुत सारे ऑप्शन 3 पेयर दिए गए हैं। इसमें पहला जो पेयर है वो करेक्टली मैच है, जो कहता है कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट जो है 1923, इट प्रोहिबिट्स पर्सन फ्रॉम यूजिंग और वेयरिंग विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एनी नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, पुलिस और अदर ऑफिशियल यूनिफॉर्म और एनी यूनिफॉर्म सो नियरली रिजेंबलिंग द सेम। तो दूसरा पेयर है वो इनकरेक्टली मैच है, और जो 3rd पेयर है वो करेक्टली मैच है।
Thank you for watching me. See you again with a new video.